जो आज पायल इस कैमरे के सामने बैठी है और जिसे पूरा देश इतना प्यार करता है, तो वो भी जाने हमारी हकीकत को। घर का धुआं जो था वो पूरे गांव में छा गया। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि भगवान न करे किसी को भी ऐसा जीवन दे। मेरे पिताजी आते थे पी के, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो मेरी माँ को पीटते थे। 7-8 साल की उम्र में मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका? जी बिल्कुल। मैं जैसे कुर्सी होती है वो जो सीट पड़ी रहती है बैठने के लिए, तो मैं उसी पे सो रही थी। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आया और आकर मुझे पकड़ ले गया। जी। पता नहीं एक जगह कहीं कमरा सा था। रेप किया आपके साथ? हाँ। समझ लीजिए, उसको हम खुल के नहीं चीज़ों को बोलना चाहती। तो लखनऊ में जब मैं आई तो मुझे यहाँ के किन्नर उठा ले गए। किन्नर आजकल दिखावा बहुत करते हैं, मैं खुल के बोलती हूँ। मदद बहुत कम करते, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। ब्रजेश पाठक भैया से कितनी बार मैंने काम किया। मैंने एक शो किया था, मेरे में वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है। उसके बावजूद मेरा काम नहीं हुआ। बताइए, मैं इतनी चक्कर काटती रही, मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम भाजपा में जुड़ के। नमस्कार। शब्द रंग में मैं ऐसे अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर घुंघरू में गन मिला दिया जाए तो क्या बनता है? नहीं समझ पाए? मैं बताता हूँ। घुंघरू में अगर गन जोड़ देते हैं तो पायल बनती है। तो आज हमारे साथ पायल जी हैं। इन परिचय की मोहताज नहीं है। फिल्मों में किया है इन्होंने, राजनीति में है, चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन ये सब छोटी बातें हैं। आज हम बड़ी बातें करेंगे पायल जी से। पायल जी को जानेंगे और पायल जी के बहाने इस दुनिया को, इस समाज को भी हम लोग जानेंगे। मेरा बहुत कम रोल रहेगा। पायल जी की कहानी अपने आप में ऐसी है कि पायल जी की कहानी में आप सुनिए और डूब जाइए। आपको लगेगा कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है, कितनी घिनौनी है, कितनी घृणित है, लेकिन फिर भी दुनिया बहुत अच्छी है। ये पायल जी ने सिद्ध कर दिया है। तो नमस्कार पायल जी। जी नमस्कार। और मैं पूरे देशवासियों को भी नमस्कार करना चाहूँगी कि आज मैं उनके ज़रिए यहाँ बैठी हूँ। और मैं जो हमारे मीडिया के लोग हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मैं इनकी वजह से भी यहाँ पर हूँ। तो पायल जी, हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। आप हमें अपना बचपन बताइए। बचपन जो मेरा है वो इस तरीके रहा है कि मैं तो नहीं चाहती कि किसी का बचपन इस तरीके हो जैसे मैंने अपना जीवन जिया है, और जिस तरीके मैंने अपने परिवार को छोड़कर और जो मैंने ज़िंदगी अपनी आगे बढ़ाई है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि भगवान न करे किसी को भी ऐसा जीवन दे और इस तरीके किसी के आगे ऐसे हालात आए कभी। तो बचपन में जैसा आपने बोला, बहुत कड़वी यादें हैं बचपन की। कुरेदना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बताएंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो आज पायल इस कैमरे के सामने बैठी है और जिसे पूरा देश इतना प्यार करता है, तो वो भी जाने हमारी हकीकत को कि आज मैं जो आई हूँ इस जगह पर, तो मैं किस तरीके आई हूँ। जब मैं अपने घर में पैदा हुई, खुशियाँ तो बहुत मनाई गई हमारे घर पे, सबने खुशियाँ मनाई, लेकिन उस खुशी के साथ एक गम की भी खबर आई। गम की खबर दाई माँ ने दिया। जब दाई माँ ने दिया तो हमारे घर तक तो खबर आई। हमारे पिताजी का तो जो है, उनका तो मन खराब हुआ ही, मूड खराब ही हुआ है। लेकिन उसके बाद जब वो बात बाहर निकलने लगी हमारे यहाँ, और गांव की बात तो आप सभी लोग जानते हैं गांव कैसा होता है और गांव में बात कैसे फैलती है। तो जब बात बाहर निकल के आई, तब जब मेरे पिताजी बाहर से निकलने लगे और जब वो लौट के आते थे, तो लोगों का जो एक, कहते नहीं है, एक वाणी, जो आवाज़, वो ऐसी आवाज़ आती थी कि हमारे पिताजी क्रोधित हो जाते थे। तो जब वो क्रोधित होते थे तो वो क्रोध हमारे ऊपर आकर मेरी माँ पर आ जाता था। वो क्रोध समझ लीजिए कि जैसे ही उनको पैदा करना एक
बहुत बड़ी सजा हुई जो हमें उन्होंने पैदा किया। तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि ऐसा जीवन तो किसी का ना हो। खैर, मैं उसके बाद आगे की आपको लोगों को कहानी बताती हूँ। घर का धुआं जो आपके घर से उठा वो पूरे गांव में छा गया और उस धुएं की कालिमा आपके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उस धुएं के नीचे जो आग होती है उसमें आप भून दी गई, तो आपको घर छोड़ना पड़ गया। जी बिल्कुल। और कितने साल की थी जब आपने घर छोड़ा? मैं 7-8 साल की उम्र में मुझे घर छोड़ना पड़ा, और वो भी मैंने घर इस वजह से छोड़ा क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ पे मेरी माँ अत्याचार हो रहा पिटती थी। था। अत्याचार क्या गए, मेरी माँ पिटती थी। जब जब मेरे पिताजी आते थे पी के, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो मेरी माँ को पीटते थे। तो जब मेरी माँ को पीटते थे, साथ में मैं देखती थी मेरी वजह से मेरी माँ मार खा रही है, और साथ में मैं भी पिटती थी। जब मैं पकड़ जाती थी, बाई चांस जब मैं पकड़ जाती थी तो मैं भी पीटी जाती थी। मेरा भी हाल वही होता था। फिर मेरे पिताजी ये नहीं देखते ये छोटा बच्चा है या क्या है, कहते नहीं है कि मेरे पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, तो पीते, वहाँ के तो लोग जानते ही हैं ऐसे पीते खाते हैं। तो वो सारी सज़ा समझ लीजिए हमारी माँ को मिलती थी, और कभी कभी मुझे भी मिल जाती थी। तब मेरी माँ को जो है मेरा दुख देखा नहीं गया। अपने पिता के कोर्ट मार्शल से डर के आपने कहाँ शरण लिया? मैंने शरण लिया, फौजियों से डर के कहाँ गई आप? मैं कहीं नहीं गई। मेरी माँ ने, जब मैंने देखा मुझे वो मारने लगे तो मेरी माँ रोने लगी। तो मैं जब रोने लगी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, जब उनके आंसू बहे, मैंने क्यों रो रही? कहीं तुझको मारते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो जब उनको तकलीफ़ होती थी तो हमने कहा मम्मी मैं क्या करूँ अम्मा, मैं अम्मा बोलती थी। मम्मी तो अब लोग बोलने लगे माँ मम्मी, मैं तो अम्मा बोलती थी, अम्मा मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम तुझको अगर तू घर छोड़ के चली जाए, यहाँ से घर छोड़ के चली जा, हमको तेरा दुख नहीं देखा जा रहा, तुझको मार पड़ती है तो हमको तकलीफ़ होती। तो उस समय तो हम रोने लगी। रोने इसलिए लगी क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ बहुत घुली मिली थी, और मैं उनके बिना एक पल नहीं रह पाती थी। एक पल नहीं रह पाती थी तो हम रोने लगी, चिल्लाने लगे, हम नहीं जाएंगे तुमको छोड़ के, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। तो उनका यही शब्द था मेरी माँ का कि अगर हम मर जाएंगे तब तुम क्या करोगी? अभी हम जिंदा हैं ना, अगर हम मर गए तब तुम्हें कैसे, तब तो तुम अकेले रहोगी ना। तो समझ लो हम मर गई। तो माँ का त्याग था आपके लिए जी, या आपका त्याग था माँ के लिए? जो ममता थी माँ की और जो आपका प्रेम था माँ के प्रति, मेरे ख्याल में दोनों को प्रणाम किया जाना चाहिए। और आप अपनी माँ के लिए छोड़ के गई माँ को, और उन्होंने आपको छोड़ा इसलिए कि बेटी जिंदा तो रहे, जी, बगैर मेरे साथ ना रहे तो भी। जी, तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कोई कह रहा था कि यहाँ से शुरू हुआ सफ़र उन्नाव के प्लेटफॉर्म पे आया। जी बिल्कुल। तो क्या रहा उन्नाव का उन्नाव का प्लेटफॉर्म जो, का अनुभव? हाँ, इन उन्नाव का जो प्लेटफॉर्म का अनुभव है वो बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि वो जगह मेरे लिए अनजान थी। मुझे नहीं मालूम था कि हमें कैसे रहना है, कैसे हमारा गुजारा होगा वहाँ। पहले तो मैं गई वहाँ स्टेशन पे, काफ़ी देर तक बैठी रही, फिर मुझे भूख लगी। तो जब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कैसे क्या करूँ, तो किसी ने वहाँ पर खाना फेंका। तो जब वहाँ पर उन्होंने खाना फेंका, पहले तो मैंने कहा, एक अजीब तरीके से मैंने बोला कि मुझको खाने को दे दो, मेरे पास नहीं है, ये उस तरीके जैसे किसी को नहीं मालूम। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो जब डांट दिया तो उसके बाद हम वहाँ से जाके किनारे बैठ गई, एक खंभे के पास में बैठ के मैं सोचने लगी। तो फिर वो खाना जब उन्होंने खोला तो वो खाना क्या हुआ, सड़ चुका था। उन्होंने सब्जी सूंघी, घुइयाँ की सब्जी थी, तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो जब वो ख़राब हो चुकी थी तो उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया। तो जब फेंक दिया तो जैसे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ा एक इनाम दे दिया। तो मैं तो फौरन जो है अपनी जान की परवाह किए बिना मैं रेलवे लाइन पर कूद गई। कूद कर मैंने उस खाने को उठाया और उठाकर मैं किनारे ले गई।
और कहते नहीं भूख क्या कहते, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में, वो सड़ा था क्या था, मैंने उसको खाया और खाकर अपनी भूख को मिटाई। उसके बाद मैंने फिर आगे के लिए सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर एक लड़के को मैंने देखा वहाँ पर भीख मांगते हुए, जी। उस लड़के को भीख मांगते देखा, तो मैं किनारे बैठी थी, तो लड़का खुद मेरे पास आया, वो भी छोटा ही था। वो आया मुझसे, कहने लगा कि कहाँ से हो? तो हमने कहा यहीं रहती हैं। तो कहने अच्छा यहीं रहती, खाना खाया तुमने? हाँ। तो हमने कहा हाँ खा लिया। कहीं अच्छा कहीं भीख मांग लेती हो? तो हमने कहा नहीं भीख नहीं मांग पाती हैं। तो कहीं फिर खाना कैसे खाओगी? तो हमने कहा तुमसे सीख लेंगे भीख मांगना कैसे मांगा जाता है। तो उसने कहा कि ठीक है चलो तुमको सिखाते हैं, हम मांगेंगे तुम देखना। तो वो मांगने लगा, तो मैं उसको देखने लगी। तो कहने लगा मांगा देखा तुमने? हाँ। तो उसने जो है 1 रुपये मिला उसको, कहने देखा? हमने कहा देखा। तो कहने लगा कि अब तुम मांग के दिखाओ। तो हमने कहा हम किससे? कहें तुम हमसे मांगो। तो हमने कहा ठीक। तो हम अपने हिसाब से बोलने लगी हमको पैसे दे दो। कहीं ऐसे मांगोगे भीख तुम? तो हमने कहा मुझे कैसे मांगना, कहीं जैसे मैंने मांगा वैसा। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे। तो उसने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, अच्छा ठीक है तुम हमारे साथ चलना, तुम बैठना, हम मांग लिया करेंगे, दोनों जन खाया करेंगे। तो हमारी दोनों बच्चों में इतनी घनिष्ठता हम लोग में हो गई, हम लोग साथ में खाते रहे, सोते रहे। उसके माँ के बाद का दूसरा प्यार आपको मिला। उसके आपके जीवन में मेरे ख्याल में अगर आज भी आप उनको जानती होंगी और अगर आप उनसे मिलती होंगी तो मेरे ख्याल में वही प्रेम उमड़ता होगा जो उस समय रेलवे के प्लेटफॉर्म पे था। क्या आपको याद है कुछ हुआ नहीं नहीं, होगा? अब उसके बाद जब हम दोनों छूटे हैं वहाँ से, उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं भई है। और मैं 1-2 बार उन्नाव गई भी, मैं गई भी वहाँ पर देखने की शायद सामना हो जाए, कभी मैं पहचान जाऊँ। और मैं स्टेशन भी गई वहाँ, लेकिन वो मुझे दोबारा मिले नहीं और मेरा पहचान दोबारा हुआ नहीं। क्योंकि याद तो आती होगी। हाँ याद तो, अब देखिए जो नेक काम करता है उसकी तो याद हमेशा जीवन में आती, जो अच्छा काम करेगा उसे कौन भूल सकता है। तो मैं तो आज भी नहीं भूलती। मैं तो कहती हूँ कि अगर कहीं भी हो, कभी मेरा सामना हो गया और मैं पहचान गई, तो जो उसने मेरी मदद की थी, आज मुझे ऊपर वाले ने इतना नवाजा, इतना आगे बढ़ाया है, तो मुझसे जो होगा मैं उसके लिए करूँगी इस चीज़ के लिए। और मैं उसके बाद मेरा उसका साथ छूटता ना, वो तो हमारा उसका साथ छूट गया उन्नाव में कुछ वजह से। मैं प्लेट वो वजह शायद अच्छा नहीं है, दर्दनाक है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ख़राब वजह है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि प्लेटफॉर्म की 2 पटरियों की तरह एक अच्छी वजह वाली पटरी की बात तो आपने कर दी, अब बुरी वजह वाली पटरी की बात करते हैं। हाँ जी, बुरी वजह की बात यही थी, मैं जैसे कुर्सी होती है वो जो सीट पड़ी रहती है बैठने के लिए, तो मैं उसी पे सो रही थी। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आया और आकर मुझे पकड़ ले गया। जी। ठीक है, वो पुलिस वाला मुझको लेकर चला गया। ले जाने के बाद मुझे पता नहीं एक जगह कहीं कमरा सा था, वहाँ पर मुझे लेके गया, मेरे साथ ऐसी सी हरकतें करने लगा। तो मैंने कहा, मैं वहाँ चिल्लाने लगी, तो कहने चिल्लाओगे तो उठा के तुमको भेज देंगे जेल। ठीक है, तो फिर उस डर में हम वहाँ पर कुछ भी नहीं बोली। रेप किया आपके साथ? कुछ ऐसा ही था। अब उसके लिए मैं क्या बोलूँ, इन चीज़ों को एक अच्छा नहीं लगता बोला है। जाना चाहिए। देखिए, सच को बोला जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही मतलब हुआ था। समझ लीजिए, उसको हम खुल के नहीं चीज़ों को बोलना चाहती हैं, क्योंकि ये सारा समाज, इसमें फैमिली भी होगी, लोग भी सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी की तो बात मेरी समझी गए होंगे, उसके बाद लोग तो समझ ही जाएंगे क्या हम बोलना चाहती थी। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद ये होने के बाद जो है, मैं उस लड़के को बताए बिना वहाँ से भाग गई। उस लड़के को बताए बिना मैं वहाँ से भाग गई छोड़ के। जाके फिर मैं कानपुर में बस गई। फिर जाकर मैं कानपुर के प्लेटफॉर्म पे कई दिन पड़ी रही। फिर कानपुर में जब पड़ी रही तो वहाँ पर भी लोगों ने मेरी मदद की, मतलब, लेकिन फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं काम करूँगी। अच्छा। मैं भीख नहीं मांगूंगी। मैंने उसके बाद इरादा बना लिया था कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, काम करूँगी। तब तक कितनी बड़ी हो गई थी? हाँ, 2-3 साल का फर्क था। बड़ी क्या, बच्चे भी काम करते हैं आजकल तो। देखिए छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, 10-11 साल की बिल्कुल। बच्ची जब थी जागो तब सवेरा होता है इंसान के जीवन में, तो आप जब जागिए तब। तो बस वही वाला हाल हुआ। फिर मैं बर्तन वर्तन का वहाँ काम करने, मुझे होटल में काम मांगा। मैंने कहा भैया खाने को दे दो, आने तो हमें काम दे दो। तो उन्होंने कहा क्या काम करियो? तो हमने कहा बर्तन धो लेंगे, झाड़ू वाड़ू मार देंगे।
तो करने लगा ठीक है करके दिखाओ 2-3 दिन। तो मैंने 2-3 दिन ऐसे ही काम किया, 2-3 दिन ऐसे काम किया, बड़े साफ सफाई से हर चीज़ें। तो उसको पसंद आया मेरा काम। तो जब मेरा काम उसको पसंद आया तो उसने कहा कि तुम यही काम किया करो। तो हमने कहा भैया मेरे पास रहने की जगह नहीं, सोने की। तो कहने लगा होटल भी है इसी में, अंदर शटर ये अपना दरवाजा बन गया। उस समय दरवाजे टुकड़े टुकड़े दायर नहीं होते थे, मोड़ते चले जाओ, वो दरवाजे लगते थे। तो कहने इसी में अंदर बन करके सो जाएगा। तो मुझको उसने 5 रुपए में रखा एक दिन का, 150 रुपये महीना उसने मुझसे बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सुबह 6 बजे उठती थी, उठ के पूरा सारे बर्तन धोना और धोकर भट्टी को साफ करना, भट्टी साफ करके उसको पोतना लाल कलर से, पूरा कोयला डाल के जलाना, भट्टी तैयार करना। उसके बाद दूध रहता था, खड़ी होके गरम करना, बर्तन लगा देना, सारे कप प्लेट गिलास सब सजा देती थी, सब अपनी तरफ से कर कुर के बिल्कुल कंप्लीट। जब वो 7-8 बजे आते थे बिल्कुल कंप्लीट मिलता था, पूरा साफ सुथरा, बड़े खुश होते थे। तो वो आपके जीवन के अच्छे दिन थे। हाँ। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप बताएं कि किनके होटल में काम कर रही थी, ताकि दुनिया जाने, अच्छे लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहली जो मैं काम कर रही थी वो एक मुस्लिम का होटल था जी। उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनका पता नहीं खिल्लन ऐसे सुल्तान करके कुछ नाम था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। पहले मैं उनके वहाँ काम करती थी, वो मुस्लिम का होटल था। जब उन्हें उनके यहाँ उनके यहाँ काम करती थी तो फिर उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मुझे उनके पास भागना पड़ा छोड़ के। वो जैसे कि शाम वो कभी कदार पी गया तो पैर दाबो मेरे। अच्छा। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ सही नहीं है, मुझे महसूस हो गया। हाँ, मुझे कुछ समझ में आ गया कि यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं अपने आप में दिमाग दौड़ाने लगी। तो हमने कहा क्या करें। तो उसी के आगे एक सिनेमा हॉल था जी। एक सिनेमा हॉल था उसका। तो मैं सिनेमा हॉल के सामने हमने आया जाया करती थी, कभी अंदर होटल था कैंटीन, तो मैं वहाँ भी जाती थी, कभी कभी जाती थी। तो वहाँ एक बाबा थे, तो उनसे मैं बात किया करती थी। उनके बाबा हम आपके यहाँ काम करेंगे, आपके यहाँ काम करें। तो उन्होंने कहा अपने लड़के से पूछ के बताएंगे। तो उनके लड़के का नाम था संतोष सिंह। तो उसके बाद जब उनसे बात किया होगा, तो उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझको एक दिन बुलाया, बुला के मुझसे कहा तुम यहाँ काम करोगे। हमने कहा कहीं सुबह से यहाँ तुम्हें रात में 12 बजे तक काम करना होगा और रुपए 5 ही रुपए देंगे, 150 रुपये महीना देंगे। तो हमने कहा ठीक हम कर लेंगे, हमको सोने खाने को दे दीजिएगा। तो कहीं तुमको सोने का भी यहीं दे देंगे, खाने का भी यहीं दे देंगे, खा लेना अंदर से बंद करके यहीं सो जाना। तो फिर वो मेरा चलता रहा। मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, छोड़ के मैं उस कैंटीन में चली गई, वहाँ काम करती रही। तो फिर जब वहाँ मैंने काम किया, वहाँ करती रही काम, तो फिर वहाँ पर भी थोड़ा सा एक हादसा हुआ मेरे साथ वहाँ के चौकीदार से। अच्छा। वहाँ के जो चौकी, क्योंकि मैं रात में वहीं सोती थी, तो फिर वहाँ पर कुछ ऐसी हरकत चौकीदार ने मेरे साथ की, तो जिसकी वजह से मैंने उस बात को छुपाई नहीं। वो मैंने सुबह संतोष भैया से, मतलब जब वो आए तो मैंने उनसे बता दिया। मैंने कहा भैया ऐसी बात है और हम यहाँ काम नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, हमने ऐसी बात। तो फिर उन्होंने जो है वहाँ अंदर मालिक से कह के उसको निकलवा दिया, चौकीदार को। फिर वो मुझे अपने घर ले जाने लगे, शादीशुदा थे। फिर उन्होंने अपनी बीवी से मेरी कहानी उन्होंने बताई अपनी कि ऐसी है और ये इस टाइप की है। तो फिर उनकी जो घर में थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें बिस्तर दे देंगे, बेटा तुम ये आना, यहीं खाना, यहीं सो जाना है। फिर मैं आना जाना वहाँ कैंटीन में काम करती थी, फिर मैं उनके घर आने जाने लगी। फिर इसी तरीके मेरा जीवन थोड़ा चलने लगा। तो फिर मैं जब काम करती रही, करते करते मैं ऊपर लेके जाती थी चाय, जहाँ पे सिनेमा चलता था, पिक्चर चलती थी। तो मैं जब चाय लेके जाती थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो ऑपरेटर थे, उनका नाम था कटियार नाम था। एक जन थे कैलाश, वो चलाते थे। तो मैं जब भी चाय लेके जाती थी तो मैं उनसे कहती थी भैया हमको भी पिक्चर देखनी है। तो कहें कि तुम तो छोटी कैसे पिक्चर देखोगे, तो हमने स्टूल पे खड़ी हो जाएंगे, खड़ी होकर देख ले। कह रहे ठीक देख। तो हम देखती थी पिक्चर, वहीं जाती, पिक्चर का बड़ा शौक, उसी बिल्के से झाँका करती थी पिक्चर से। कभी कोई मालिक आ जाते थे पीछे तो एक तमाचा पड़ जाता था कि तुमको यहाँ भेजा था चाय लेके और तुम यहाँ पिक्चर देख रही हो। फिर उसका जब एक बार डांट पड़ी तो फिर मैंने कहा ठीक। तो फिर मैंने थोड़ा पिक्चर कम कर दिया, देखना कम कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा रात में जब कैंटीन बंद हो जाया करे तब जाके पिक्चर देख लिया करो हॉल में। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं जल्दी जैसे इंटरवल हो, रात का इंटरवल होने के बाद जल्दी साफ सफाई करूँ, साफ सफाई करके फटाफट बर्तन रख के और हॉल के अंदर घुस जाऊँ। अब वहीं ज़मीन में बैठी रहूँ किनारे,
दरवाजे के पास वही ज़मीन में बैठी पिक्चर देख रही हैं। उसके बाद करते करते फिर मैंने वहाँ पर जो कैलाश भैया थे उनसे, बुजुर्ग थे, मैं बात करते गए, मैंने कहा भैया हमको भी सिखा दो फिल्म चलाना, कैसे सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा सीखोगी, हमने कहा सीखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुमसे मेहनत कराएंगे, बताओ। कहीं चलो ये रील रखी है, इसको लगाओ, इस पर चलाओ मशीन पे। तो मैं इसको लगा के कहना अब इसको जो है इधर को लपेटो पूरी। तो आपने प्रोजेक्टर चलाना सीखा। छोटी बच्ची थी, दम बहुत लगता था, लेकिन आप घुमाती रही। तो आपने फिल्मों से आप जुड़ गई एक ढंग से। जी, फिल्मों से जुड़ गई। और उसके बाद जब मैंने उस रील को करके उसका जब फिल्म चलाना मैंने सीखा, तो उस समय फिल्म रिलीज हुई थी रजिया सुल्तान। क्या बात। रजिया सुल्तान फिल्म हेमा मालिनी की रिलीज हुई थी। उसमें था कि बच्चे छोटे नहीं देख सकते। तो वो फिल्म जब चल रही थी, मैं चला रही थी, तो हम लोग सब बैठे थे वहाँ, तो मैं भी उसको देख रही थी। तो जब वो फिल्म, उस फिल्म में एक गाना 3 बार था। एक गाना 3 बार था। तो पहले एक गाना वो चला जलता है बदन चला, उसके बाद फिर वो गाना इंटरवल में भी चला, इंटरवल होने से पहले चला। उसके बाद जब उस फिल्म की हम लोगों ने रील बदल दी, और बदलने के बाद जब मैंने फिर से उसे स्टार्ट किया उस पर रील को, तो वो फिर वही गाना आ गया। तो पब्लिक चिल्लाने लगी, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए तुम लोग को समय। तो हम लोगों ने पिक्चर डर के मारे बंद कर दी। हम लोगों ने बंद करके उसको हम लोग सोचने लगे ऐसा क्या बात। फिर नीचे जब बात की हम लोगों ने, जो लेके आए प्रोड्यूसर, उससे बात की, तो उसने कहा मैम ये गाना जो है, उन लोगों ने बोला कि कैलाश भैया गाना 3 बार है, ये 3 बार गाना चलेगा। तब हम लोग जाने, तो फिर उस फिल्म को हम लोगों ने लोगों को बताया, फिर से स्टार्ट किया। तो फिर वो गाना 3 बार। उसके बाद फिर मैं वहीं से सब चीज़ें सीखी, और सीखने के बाद मैं फिल्मों से भी बहुत जुड़ी रही। मुझे अच्छा लगता था, एक्टिंग करना अच्छा लगता था। इन चीज़ों को करके मैं थोड़ा आगे निकली। फिर मैंने एक जगह कानपुर में डांस कंपटीशन हो रहा था, तो डांस तो मैं सीख चुकी थी, फिल्मों से देख देख के मैं सीखी थी। तो मैंने भी अपना फॉर्म भरा वहाँ पे जाके। मैंने कहा मैं भी अपना फॉर्म भर लेती, शायद मैं भी जीत जाऊँ, फर्स्ट प्राइज़ मेरा भी नाम है। तो जब मैंने वहाँ भरा, तो मैंने देखा बहुत सी लड़कियाँ भी आ रही थी डांस करने। तो मैंने कहा इतनी सारी लड़कियाँ आ रही, मैं कहाँ जीत पाऊँगी इनके आगे, मुझे मुश्किल ही जो फर्स्ट प्राइज़ मिले। तो जब ये चीज़ हुआ तो मैंने भरा, तो मेरा गाना, मैंने तो उस समय फिल्म आ चुकी थी, जब इस समय बता रहे, तब उस समय फिल्म आई थी खलनायक। उसमें एक गाना था चोली के पीछे क्या है। उस गाने पे मैंने रिहर्सल किया, पूरा गाना सीखा, सीख के डांस उस पर। और उसके बाद मैं पहुंची, तो जब कहने लगे ठीक है आप तैयार होइए। उसके बाद जब मैं तैयार हुई, तैयार होकर जब वो गाना स्टार्ट हुआ, और पब्लिक में ऐसा उधम मचा, उसमें ऐसी पब्लिक तालियां बजाई। फिर मैं जब बाहर निकल के आई, वहाँ गाना ख़त्म हुआ, तो सब कहने लगे तुम जीतोगी फर्स्ट प्राइज़। हम कहाँ जीतेंगे, इतना अच्छी लड़की नाच रही है, मैं कहाँ से जीत पाऊँगी, कहने। तो जब उन्होंने ऐलान किया, जब ख़त्म हुआ कार्यक्रम, जब फर्स्ट प्राइज़ का है, जब उन्होंने कहा मेरा नाम लिया है, तो बस मेरे आंसू निकल आए हैं। अब मुझे कुछ समय, मैंने कहा क्या मैं इतना अच्छा डांस मैंने किया, लोगों को वहाँ पे वो कर दिया। फिर वो पहला लाइव का फ़ोटो था जो दूसरे दिन पेपर में मेरा आया। वो ज़िंदगी का पहला फ़ोटो था, पेपर में आया था मेरा। तो मैं उस पेपर को लेके सब में दिखा रही थी, मैंने कहा देखो मेरा पेपर में फ़ोटो छपा, देखो मेरा पेपर में फ़ोटो छपा। तो ऐसे ही सुख के दिन चलते रहे कि फिर कोई समस्या आई? नहीं, उसके बाद फिर समस्या नहीं आई, फिर ऐसे ही होते रहे। फिर उसके बाद मेरा मन हुआ गाड़ी सीखने का। जी। मैंने कहा गाड़ी सीखूंगी। अब गाड़ी सीखने के लिए क्या, अब मैंने पिक्चर हॉल छोड़ दिया, उधर छोड़ के आगे की ओर निकल पड़ी। फिर मैंने ड्राइवर था, उनसे बातचीत की, तो मैं उनके साथ गाड़ी पे रुकी, सवारी भरने लगी। सवारी आवाज़ दे दे के भरने लगी। गणेश जी पे? हाँ गणेश जी, उसमें गणेश जी चलते थे टेम्पो, उसमें 20-20 लोग बैठते थे। अच्छा। तो उसमें सवारी भरती रही। फिर मैंने गाड़ी चलाना सीखा, मैंने टेम्पो सीखा, टेम्पो सीख के फिर मैं ड्राइवरी करने लगी। अच्छा। फिर ड्राइवरी करने लगी, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने लगी, उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा मुझे। तो जब ज़्यादा मिलने लगा तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है उससे। उसके बाद फिर मेरी समझ में नहीं आया, बहुत दिन तक किया। मैंने कहा उसमें देखा लोग गाली दें, कभी कुछ, कभी पुलिस वाले गाली दें, तो मैंने कहा ये काम बड़ा ख़राब है। जहाँ देखो जो मन में रोक लेता, डंडा मार दिया, गाली दे दिया। तो फिर मैंने फैसला किया, मैंने कहा अब गाड़ी भी नहीं चलाऊँगी, छोड़ दी। मैंने कहा अब कुछ और करूँगी। फिर मैं चल पड़ी लखनऊ की ओर। अच्छा। लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। मैंने कहा लखनऊ आई। फिर मैं जब लखनऊ आई, तो पहली बार जब लखनऊ आई, उतरी,
मैंने कहा लखनऊ देखे कैसा है, पहली बार लोगों ने कहा लखनऊ चलते। तो जब मैं आई तो चारबाग से मैं चली हूँ पैदल, और चलते चलते मैं कैसरबाग आई। कैसरबाग आई तो वहाँ पे देखा जो भारत का वो चिन्ह खड़ा हुआ है। तो जब मैं उसको यूँ करके ऊपर देखने लगी तो मैंने कहा अरे ये तो नोट पे छपा रहता है, तो क्या नोट यहीं पे छपते हैं क्या? हाँ, ये मेरा शब्द था। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो अशोक की लाट वो बनाया हुआ है बीच में, तो मैंने कहा लगता है यही नोट छपते हैं। तो मैंने उसके बाद वो फिर उसके बाद मैं चलती चलती आई परिवर्तन चौक के पास। उस समय परिवर्तन चौक नहीं बना था, अब परिवर्तन चौक ना। फिर मुझे लगी भूख, तो लोग कहने लगे यहाँ पे जो है पूड़ी लेना है तो एक जगह चली जाओ पूड़ी। तो मैं पूड़ी ढूंढते ढूंढते पहुँचती लीला पूड़ी। अच्छा, लीला, वहाँ देखा बहुत लंबी लाइन लगी थी। इतनी लंबी लाइन लगी थी मैं भी खड़ी रही बड़ी देर तक, खड़ी रही लाइन में लगी। हमने कहा अब आएगा, बस जब नंबर आया आधे घंटे बाद फिर पूड़ी मिली। तो जब मैंने पूड़ी खाई तो अच्छी नहीं लगी मुझे। तो हमने कहा मन में कि कैसे लोग यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं। वो पूड़ी मैंने एक खाई, उसका छोड़ दिया। फिर मैं वापस कानपुर चली गई। अच्छा, शाम को गाड़ी में बैठी ट्रेन में बिना टिकट के, टिकट नहीं लिया था उस समय, टिकट जल्दी नहीं होता था। तो मैं बिना टिकट के जो है बैठी वापस कानपुर चली गई। फिर मेरा मन हुआ लखनऊ आने का। तो फिर एक जगह मेरा कार्यक्रम, मेरा शो था, एक जगह डांस प्रोग्राम था, तो गंगा पार शुक्लागंज में। तो मैं कानपुर से ट्रेन पे बैठी एलसी पे, मैंने कहा इस पे बैठ जाऊंगी और बैठ के चली जाऊंगी। तो जब बैठी उस पर मैं बैठ के आने लगी तो रास्ते में जो है वो जो ट्रेन रोक के सब टिकट चेक करने लगते हैं, वैस पता नहीं क्या पड़ जाता है। हाँ, वो पड़ गया। अब उसमें क्या हुआ, पड़ गया तो वो आके कहीं टिकट, मेरे पास तो टिकट था नहीं। तो मुझे उन लोगों ने उतार लिया, कहीं इसको नीचे उतारो, कहीं बिना टिकट है। उसके बाद जो है वहाँ से मुझे लाए और लाकर मुझे बिना टिकट के उन्होंने बिठाला। और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर बाद अदालत लगी, मुझे 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ताली बजाने से और ऐसा करने से ये लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं थी इस तरीके, लेकिन मुझे इस सब बारे में कुछ नहीं पता था, किन्नरों के बारे में कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो फिर खैर मैं 3 दिन बाद छूट गई, चली गई, बिना टिकट के पकड़ी गई, फिर वापस गई। तो टिकट लेना शुरू किया कि अभी भी वही चल रहा नहीं, है? टिकट लेना नहीं शुरू किया। तो वहाँ पर जो है फिर मैं बैठी, पैसे कहाँ से दूँ, इतना पैसा कहाँ मेरे पास जो मैं टिकट लूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मतलब कानपुर से जो है लखनऊ, देखिए ये तो झूठ है, पैसे वैसे तो सब थे आप? नहीं, इतना पैसा नहीं था उस समय। तो आप जानती थी 1 पैसा 2 पैसा चलता था उस समय। तो 4 आना बहुत बड़ी बात होती थी। चवन्नी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, 4 आने में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। और इंदिरा गांधी का ज़माना था उस समय, इंदिरा गांधी थी, तो उस समय की बात ही अलग थी। उस तो समय टिकट ना लेके चलने का फैशन था। हाँ, नहीं, उस समय ऐसा कभी होता नहीं था ना, ज़्यादातर लोग फ्री में ही यात्रा करते थे। वही कह रहा हूँ, फैशन था कि टिकट बिना ले टिकट लेना के, तो और बहुत गंदा काम माना जाता अब पैसे भी, गरीबी थी, क्या करूँ। हाँ। जब पैसे आ गए, अब तो खैर टिकट लेके जाती, जहाँ जाती, चाहे प्लेन हो चाहे ट्रेन हो, बिना टिकट कहीं नहीं बैठती हूँ। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ और संदेश दे दीजिए आप इसी बात पे। हाँ, इस बात पे मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि जितने लोग भी रेल की यात्रा करते हैं, प्लीज़ आप 100 रुपये बचाने के चक्कर में अपने आप को जेल ना भेजें। कोशिश करें कि 100 रुपये का टिकट लेकर बैठें, ताकि कि जो हमारी रेल चलती है, जो ट्रेन हमारी चलती है, उसकी सुविधाओं के लिए लें, ताकि कि उसमें भी काम होते रहें। जो लोग उसमें काम करते हैं उनको आपके पैसे से जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती रहेगी। तो आप लोग ऐसा मत करें। कहानी पे आते हैं तो कहानी पे फिर उसके बाद फिर जो है मैं लखनऊ आई जी। फिर मैंने सोचा कि लखनऊ अच्छा शहर है, मैं लखनऊ में रुक जाती हूँ। तो लखनऊ में जब मैं आई तो मैं चारबाग पे उतरी, चारबाग पे बैठी थी, तो मुझे यहाँ के किन्नर उठा ले गए। यहाँ के किन्नर आके उठा ले गए, कहने लगे तो किन्नर इसको भी ले चलो अपने टोली घुमाएंगे, बधाई घुमाएंगे, नचाएंगे। तो मैं जब उनके वहाँ चली गई बधाई के लिए, लेके चले गए, तो मैंने कहा ये बधाई दे क्या होता, तुम लोग मुझे क्यों ले आए हो? कहीं हम तुमको सुबह बताएंगे, अभी तुम घुंघरू पहने नाचो यहाँ पे। तो हम नहीं नाचे चाहिए, ये कौन से नाचना, हम स्टेज प्रोग्राम करते, कहीं नहीं नाचना पड़ेगा। तो उन्होंने रात भर मुझे अपने पास बंद रखा, मोना किन्नर उसका नाम था। फिर मैं सुबह भाग गई। अच्छा, हाँ, मैं भाग गई, मैं सामान छोड़ के सब भाग गई। उन्होंने मुझे बधाई भेजा, कहीं बधाई इन लोग के साथ जाओ। मैं पेशाब करने के बहाने भाग गई, छोड़ छाड़ के इनको। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद है, उसके बाद भाग गई। फिर मैं उसके बाद घूमती रही है लखनऊ में,
फिर लखनऊ में कई लोग मुझे मिले, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। खैर ऐसी कोई हालात नहीं हुए उस समय हमारे साथ में, सब ठीक ही रहा। फिर मैंने आगे का सोचा कि अब मुझे क्या करना है। तो फिर डांस कंपटीशन जो मैं करती थी उसी डांस के द्वारा मुझे थोड़ा सा काम मिल गया जी। हाँ, थोड़ा सा काम मिल गया तो मैं डांस वांस का ही कार्यक्रम करने लगी। करते करते फिर मुझको जो दूरदर्शन वाले ऐड करवाते थे, गांव-गांव जाके प्रचार करवाते थे, भेज के लोगों से बोला, फिर मैं वो काम करने लगी। अच्छा। तो वहाँ से 2 पैसा मुझे वहाँ से मिलने लगा। फिर मैंने लखनऊ में कमरा ले लिया। अच्छा। फिर मैंने लखनऊ में एक किराए का कमरा लिया जिसकी कीमत 150 रुपये महीना थी। मैंने वो कमरा लिया, फिर मैं उसमें रहने लगी। फिर अपने आप को मैं लखनऊ में ही पूरी तरीके से हाँ यहीं रह के काम करने लगी। उसके बाद फिर मेरे साथ हादसा हो गया। अच्छा, हादसे आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मुझे भी यही समझ में नहीं आता मेरे साथ हादसा ही क्यों ऐसा होता रहा है क्या। लेकिन कहावत कही गई कि ऊपर वाले ने जो लिखा है हमारे जीवन में वो तो हमें भोगना ही है, चाहे वो हंस के आए चाहे रो के आए। तो क्या हादसा हुआ? हादसा मेरे साथ ये हुआ कि मैं सुबह 5 बजे सामान घर से उठी, मैं जा रही थी दूध लेने। जी। दूध लेने जा तो दूध लेने जा रही थी, रास्ते में टेम्पो पलट गया। ओ। विक्रम पलट गया तो विक्रम के नीचे मैं दब गई। विक्रम के नीचे जब दब गई तो मेरा एक हाथ टूट गया और मेरे पैर में पूरा जख्म सा चोट सी आ गई। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो सुबह 5 बजे पूड़ी की दुकान खोल रहे थे वो लोग बेचारे देखें, तुरंत विक्रम उठाइन और शायद कहते मेरे नसीब में बदा थी वो चोट, और किसी के ज़्यादा नहीं लगी, मेरे ही सबसे ज़्यादा लगी। फिर उसके बाद मुझे लेके लोग हॉस्पिटल सिविल पहुँचे। फिर मैं सिविल गई हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज कराने, मुझे डॉक्टरों ने भगा दिया वहाँ से। अच्छा। हाँ, डॉक्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मुझे भगा दिया। कहीं बाहर भागो तो मैं बाहर बैठी रही, रोती रही। एक तो मेरे दर्द हो रहा था, यहाँ तो उखड़ चुका था पूरा, और मेरे दर्द हो रहा था बहुत, कस के हाथ लटका हुआ, मैं पकड़े बैठी। उसके बाद जब हाथ में दर्द होता रहा तो फिर मैंने कहा क्या करें, फिर मैं घर गई। और इसी चारबाग स्टेशन पे एक मुझे शख्स मिला था जो कुबेर बैंक चलता था उस समय। कुबेर फाइनेंस। हाँ, कुबेर फाइनेंस। तो उसमें भी 20 रुपये 30 रुपये का वो लोग पर्ची कूपन बनाते थे, चिट फंड में कलेक्शन। हाँ, तो वही मुझे मिला था। तो उनका नाम था मनीष नाम था, मनीष भारती नाम था। तो वो खड़े थे, तो हमारा कभी उनसे हंसती थी, बोलती थी, तो सिगरेट पीते थे, खड़े रहते थे, हंसते बोलना होता था। तो उसके बाद एक बार उनको भी थोड़ी सी परेशानी हुई, तो वो कुछ परेशान से खड़े थे। तो मुझे लगा कि एक आदमी हंसने वाला जो रोज़ हंसता था वो आज थोड़ा टेंशन। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने आप आज परेशान? तो कहने ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। तो मैंने उनकी मदद की। खैर उन्होंने जो मदद मैंने की उन्होंने मुझे वापस दे दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे यही कहा कि कभी अगर आवश्यकता तुम्हें पड़े तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। तो वो समय आ गया जब मेरा हाथ टूटा और पैर टूटा। तो जब मुझे डॉक्टर ने भगा दिया तो मुझे वही याद आया। तो जब मुझे वही याद आया तो मैंने कहा कैसे बुलाऊं। उस समय ना फ़ोन चलता था ना कुछ, और चलता था पेजर आया हुआ था। तो फ़ोन से आप जब बोलो तो पेजर पे मैसेज जाता था। वही वाला पेजर जिससे इजरायलियों ने अभी मार दिया हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोगों को ब्लास्ट हो। अच्छा, वही वाला पेजर। हाँ, वही वाला पेजर यहाँ चल रहा था और वो अक्सर लोगों के पास यहाँ कमर में लगा रहता था। तो मैंने मैसेज भिजवाया तो खैर वो आए। आने के बाद वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। तो मेडिकल कॉलेज में मेरे पास 5 से 6 बार प्लास्टर चढ़ा मेरे। जब 5 से 6 बार जो डॉक्टर आया वो प्लास्टर काट के खींच ले हाथ, कहे भी ठीक नहीं बेटा। इसी तरीके मेरा हाथ फूल गया, मवाद बहने लगा। जब मवाद, तो मैं वहाँ से उठी, मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। तो वो बंदा वहाँ से ले आए, फिर मुझे मेरे घर ले गया, मेरे कमरे मुझे छोड़ के खाना बना के धर के चला गया। फिर हम लोग दूसरे दिन गए PR मिश्रा डॉक्टर के यहाँ, ऑडियंस। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा 15,000 रुपये लगेंगे ऑपरेशन के। अब हम लोगों ने कहा 15,000 कहाँ से लाएंगे, यहाँ हम लोग के पास कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम सबकी मदद करती थी, मेरी कोई नहीं करता था। तो खैर किन्नरों ने भी आपकी कोई नहीं, किन्नरों ने किसी ने मदद नहीं की। आए भी, बल्कि जब मैं एडमिट थी, जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो देखने आए बस, और देख के बस आए, बड़ा अफसोस हुआ, बस इतना कह के चले गए। किन्नरों से तो मैं कोई आश्रय नहीं करती हूँ, ठीक है। किन्नर आजकल दिखावा बहुत करते हैं, मैं खुल के बोलती हूँ। मदद बहुत कम करते, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर किन्नर मदद करने लगे ना ढंग से तो आज जो गरीब लोग हैं, जो परेशान, आधे ज़्यादा परेशानी वही दूर कर सकते हैं सरकार से अच्छा
काम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए 10,000 उन्होंने दिया, मनीष जी ने, और बाकी का 5 से 6,000 रुपये हम लोगों ने क्या किया, मेरे घर में गैस सिलेंडर था, उस समय बड़ी ये बात होती थी, सिलेंडर था, चूल्हा था, टीवी था, वो सब मैंने बेचा। वो बेच के मैंने 7 से 8,000 रुपये, बड़ी मुश्किल घर की चीज़ें बेच के 8,000 रुपये इकट्ठा किया। फिर मैंने ऑपरेशन कराया, मेरा ऑपरेशन ठीक हुआ, मेरा हाथ थोड़ा चला, तब जाकर मुझे किन्नरों का सहायता लेनी पड़ी। फिर जाकर मुझे किन्नरों की सहायता लेनी पड़ी। फिर मैं किन्नरों के वहाँ गई, मैंने कहा कि हम आपके वहाँ रहना चाहती, तो उन्होंने कहा नाचना आता है, घुंघरू बांध के नाच लेती। तो मैंने कहा घुंघरू बांध के नहीं नाच पाती हूँ, आपकी तरीके नहीं नाच पाऊँगी, लेकिन आप सिखाओगी तो मैं सीख जाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है, फिर तुम रिहर्सल करो 2-4-5 दिन। तो मैंने कहा मेरा हाथ भी टूटा हुआ, मेरा हाथ थोड़ा कम चल रहा है, तो बाकी का मैं डांस कर लूँगी, मैं घुंघरू बजा लूँगी। तो फिर उन्होंने सिखाया, मैंने सीखी। फिर वो मुझे बधाई ले जाने लगे। जब वो मुझे बधाई ले जाने लगे तो थोड़ा पैसा बढ़ गया मेरा, थोड़ा पैसा ज़्यादा आने लगा। कभी मुझे 200 रुपये मिले, कभी 500 रुपये मिले, ज़्यादा मिलने लगा मुझे पैसे। तो उस पैसे में मैं जोड़ने लगी, पैसे जोड़ जोड़ रखती रही। फिर मैंने एक बाइक खरीदी, गाड़ी। फिर मैं उस गाड़ी से चलने लगी, कुछ दिन चली, फिर उस गाड़ी को मैंने बिकवाया। मैंने कहा ये पुरानी ओल्ड सी लग रही है, राजदूत थी। मैंने कहा ये ओल्ड सी लग, सूट भी नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं कर रही थी, गणेश जी की तरह आप राजदूत पे चढ़ जाएगी। हाँ, तो चूहा नजर आएगा, छोटी सी लग रही थी। तो भाई मैंने कहा ये रहने दो। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद पैसा जोड़ा, मैंने ली फैशन। अच्छा, फैशन गाड़ी आई थी, नहीं। फिर मेरी वो पहली बाइक थी फैशन, जो मैंने ली। फिर मैं उससे चलती थी, मैंने फिर उससे बहुत नाम कमाया। फिर फैशन लेने के बाद फिर मैं जा रही थी, तो मुझे परिवर्तन चौक पर एक बहुत बड़ा महिलाओं का जत्था मिला, वहाँ पर नारेबाजी कर रहा था। तो मैं वहाँ रुक के मैं उतरी। उसमें मेरे पास मोबाइल आ चुका था नोकिया का। अच्छा, नोकिया का मोबाइल आ चुका था, तब आने लगा था। तो मैंने नोकिया में, तो मैं पहुंची, तो वहाँ पहुंच के मैंने पूछा क्या हो गया यहाँ। तो कहने लगे यहाँ पर गैंगरेप हुआ है। तो मैंने कहा गैंगरेप हुआ कहीं? हाँ। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? कहने लगे कई लड़कों ने एक लड़की के साथ ऐसा किया। हमने अच्छा ये होता है कहीं? हाँ। तो हमने कहा आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कह रहे हम लोग ये पुलिस से कि उन मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने किया। तो हमने सुन नहीं रही, कहीं नहीं। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं भी चिल्लाने लगी वहाँ बैठ के उनके साथ। तो जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू किया महिलाओं के ऊपर, तो एक डंडा मेरे भी पड़ गया बहुत तेज का। तो जब मेरे पर डंडा पड़ गया तो मैं फिर अपने रूप में आ गई। मैं भी खड़ी गुस्सा के, मैंने कहा आप मारो, तुम्हारी हिम्मत हो। तो मैं ऐसे चिल्ला रहे, हमने तो तुम लोग महिलाओं पे अत्याचार कर, ऊपर से मार रहे हो तुम, ये वो। जब चिल्लाने लगी, फिर जैसे तैसे हम लोग किनारे हुए। किसकी सरकार थी उस समय? सरकार शायद थी यहाँ पर कांग्रेस की, मेरे ख्याल से थी। अच्छा। 2000 में किसकी थी सरकार? 2001 में। 2001 में मेरे ख्याल में वही समय था कि जब कांग्रेस जा रही थी और सपा और बसपा उभर रही थी। हाँ वही समय जी। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार थी शायद। तो उसके बाद फिर ये हुआ, तो मैंने वहाँ पर एक डॉक्टर सिद्दीकी थे। तो मैंने कहा सिद्दीकी जी बताइए, ये चुनाव पैसे से इनकी मदद नहीं मिलेगी? कहीं सरकार कुछ पैसे नहीं दे रही। तो हमने पैसे कैसे निकलेंगे? कहीं नेता लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा नेताओं को मिल जाता कहीं ना। तो मैंने कहा मैं भी नेता बनना चाहती हूँ। कहीं बनोगी नेता? हमने हाँ। कहीं क्यों पैसे के लिए? हमने कहा नहीं, आपने कहा ना कि पैसा नेता को मिलता है, तो जब नेता को मिलेगा तो मैं इनको दे दूँगी, क्या दिक्कत है? मैं पैसा कमा के, मुझको अगर मिलेगा तो मैं इनके लिए काम करूँगी। ठीक है, बस अच्छी सोच। तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ोगी? हमने कहा लड़ेंगी, बिल्कुल लड़ेंगी। तो उन्होंने ले गए हमसे, कौशल किशोर जी से मिलाया, साइंस तांबर जी से मुझे मिलाया, मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा कहीं ये चुनाव लड़ना चाहती तो कहीं लड़ोगी? हमने हाँ। और कौशल किशोर 3 बार हार चुके थे, जीते नहीं थे। उनका मुकाबला गौरी शंकर से था, मेरा लाल जी टंडन से था। मैंने भी पर्चा दाखिल कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। अब जब दोनों जन ने किया तो मुझे चुनाव निशान मिला चूड़ी, उनको चुनाव निशान मिला कैंची। अब मेरा तो प्रचार ना हो पाए, उनका प्रचार अच्छा चल रहा। ना तो मेरे साथ लोग, ना कोई मेरे पास गाड़ी, ना कोई साधन। फिर कौशल किशोर जी ने कहा, तो फिर कहने पे 2 गाड़ी मेरे पास मलियाबाद से आई। मलियाबाद से 2 गाड़ी आम वालों ने भेजी होगी। फिर उसी गाड़ी से मैं चलने लगी। फिर मेरे पास लोग आने लगे,
तो जब चुनाव चलने लगा तो फिर लोग आने लगे, फिर एक सरदार मेरे पास आया, ना जाने कौन सी दुनिया से, कहले आपकी गाड़ी हम चलाएंगे। हमने कहा चलाएंगे। अब मुझे नहीं पता था कि वो बीजेपी सरकार की तरफ से आया है। वो सारी मेरी राज ले जाए, सब बता दे, सब आप क्या कर रही, कल रैली कहाँ करने वाली, परसों कहाँ करने वाली। तो मैं तैयारी करूं और दूसरे दिन खबर फैल जाए कि पायल ने नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो भीड़ ही नहीं आती होगी फिर। अब भीड़, अब उसमें मेरे पास लोग चिल्लाने लगे कि हाँ नॉमिनेशन वापस ले रही है, नॉमिनेशन वापस ले रही हैं आप। और मेरे पास फ़ोन लग चुका था। मैंने सरकारी फ़ोन लगवाया था, तो मेरे पास फ़ोन भी लग चुका था। तो जब मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कोई वापस ले रही हूँ, कहीं ना आपका चर्चा यही है यहाँ मचा। तुमने कहा अच्छा खैर छोड़। तो फिर मुझे सिक्योरिटी भी 2 मिली थी, मेरे पास 2 गनर भी थे, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैं पैसे नहीं, मैं चुनाव कैसे लड़ूँ। तो मैं क्या करती थी, सिक्योरिटी को लेकर मैं जाती थी वहाँ पर बधाई बजाने। अच्छा। हाँ, मैं बधाई बजाने जाती थी, वो खड़े रहते थे, मैं नाचती गाती थी। जो भी 2100 5000 मिलता था मैं वो लेके आती थी, लाके उसका बैनर पोस्टर, और करीब 15 से 20 40 किन्नर रुके थे मेरे पास, टेंट लगवाई थी, रोज़ खाना बनता था उनके लिए, रात में सब पोस्टर लगवाने जाते थे। इस तरीके से समझ लीजिए मैंने चुनाव बड़ी मुश्किल से लड़ा, बल्कि कि मुझे मारने की धमकी दी गई, 25 लाख रुपए का मुझे ऑफर मिला, सब कुछ। लेकिन मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी तो लड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं हार जाऊं। मैंने पूरी ताकत से उस चुनाव को लड़ा, और लड़ने के बाद आखिरी में रिजल्ट ये आया कि लालजी टंडन जीत गए, आप सब हार गए। मैं खड़ी थी और भाजपा से बॉबी थे, ठीक है, और इसी तरीके हम लोग सब लोग थे, और रविदास मल्होत्रा थे, सब लोग हम लोग ऐसे ही चुनाव लड़ रहे थे इसी तरीके। अच्छा, वो बैलेट वाला चुनाव था। हाँ, बैलेट वाला चुनाव लेकिन चला। आप कुछ समय पहले हमने सुना आप मांग कर रही हैं कि चुनाव को जो है ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पे लाया जाए। हाँ, तो आप खुद ही कह रही हैं कि देखिए बैलेट में कुछ गिना और उसके बाद कह दिया कि लालजी टंडन जीत गए, अब आप लोग जाइए, सब गिन गया। देखिए तो ये आपको बैलेट चाहिए, ईवीएम चाहिए, एक स्टैंड पे आइए। नहीं, मुझे बैलेट चाहिए। बैलेट इसलिए चाहिए क्योंकि उस समय उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता था चीज़ों पे। बैलेट इसलिए चाहिए कि ये पार्टी लाइन है। हाँ, आप पार्टी लाइन से हटना नहीं चाहती। नहीं बिल्कुल नहीं, बैलेट से बहुत ज़रूरी है। नहीं, कल को अगर आप भाजपा में आई तो आपको ईवीएम चलने लगेगा। नहीं, क्यों चलने लगे, मैं भाजपा में जाऊंगी क्यों? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो आप भाजपा के साथ जुड़ी रही, कोई खास नाराजगी, कोई खास वजह भाजपा में ना जाने की? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन कहते नहीं एक जैसे लोगों के अंदर चीज़ें थी तो वो मेरे अंदर भी थी, तो मैं भाजपा को मदद करती थी। कोई मैं पार्टी से तो जुड़ी नहीं थी, करती थी, लेकिन मैंने देखा वहाँ कोई काम ही नहीं होता। जब मेरा ही काम नहीं हुआ, मैं झूठ क्यों बोलूँ? किसने नहीं किया आपका काम? मेरा काम मैंने क्या बोलते हैं, अरे ब्रजेश पाठक भैया से कितनी बार मैंने काम किया। मैंने एक शो किया था, मेरे में वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, उसके बावजूद मेरा काम नहीं हुआ। बताइए, मैं इतनी चक्कर काटते रही, मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम भाजपा में जुड़ के? जिस पार्टी में किसी का काम ना हो उसमें कौन भाजपा में जाना चाहेगा? और समाजवादी मतलब कार्यकर्ताओं की पूछ प्रॉपर ढंग से भाजपा में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। वहाँ आप भाजपा में आप सीना चीर कर रख दीजिए, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलना है। आप अपना दिल निकाल के सामने रख दीजिए नेताओं के। एक संदेश हर पार्टी के हर नेता के लिए आप दे दें। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर नेता से कि जब भी किसी पार्टी से जुड़ें, उस पार्टी से जुड़ें जो आपका सम्मान करे, जो आपके साथ रहे, हर आपके सुख दुख में। मेरा प्रश्न दूसरा था। क्या? मेरा प्रश्न ये था कि हर पार्टी, हर नेता को एक संदेश जाना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात मत करिए। हमें लगता है संदेश आपका ये है कि हर पार्टी को, अगर उस पार्टी को आगे बढ़ना है, अच्छे से काम करना है, तो उसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर भाजपा से अलग हुई आप, तो बेसिक रीज़न तो यही रहा कि आपने श्रम किया, पसीना बहाया, लेकिन बदले में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए, किसी भी पार्टी में अगर आपको कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को प्रेम चाहिए, कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए, और अगर कार्यकर्ता आर्थिक रूप से कमज़ोर है
तो कहीं न कहीं से उसको आर्थिक रूप से मदद मिलनी सरकार चाहिए। देखिए हमेशा कार्यकर्ता ही बनाता है, हाँ, क्योंकि नीचे स्तर का जितना आदमी होता है वही दौड़ता है, वही सारा काम करता है, झंडा लेके वही दौड़ता है, हर काम में वही आगे। अमीर लोग तो सिर्फ बैठे रहते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं। तो जब कार्यकर्ता इतना काम करता है, अगर उसका सम्मान ना हो तो ऐसी पार्टी की तो क्या जरूरत बीजेपी से जब निराश हुई फिर आपने क्या किया? बीजेपी से मैं निराश हुई, मैंने किया कुछ नहीं, मैं अपना काम करती रही। मैं अपना, मेरा पायल फाउंडेशन था, मैं अपना समाज सेवा करती रही, चलती रही। फिर उसके बाद एक ऐसा शब्द आया, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा शब्द आया जो हम किन्नरों के लिए खराब था। वो इसलिए खराब था कि आपने देखा होगा अभी बीजेपी सरकार में एक गठन बना है, किन्नर गठन उनका बना था। हाँ, किन्नरों का संगठन बना। हाँ, एक संगठन बना था। तो उसमें मैंने देखा एक किन्नर ऐसी थी जिन्होंने सीधे शब्द ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से सारे किन्नरों पे आफत आ जाती। आप देखिए, किन्नर का जो असली किन्नर होता है वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, उसका काम होता है दुआ देना। हमें ऊपर वाले ने अगर इस तरीके का बनाया है, अगर हमें पैदा किया है तो हमें कुछ सोच के ही पैदा किया। नर नारी पैदा हुए, किन्नर अगर बीच में आया तो कुछ सोच के ही तो आया। अगर हमें भगवान ने अपने जैसा बनाया कि हमारी बातें सच्ची होती हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है लोगों को दुआ देना, किसी को बद्दुआ देना नहीं। कि हम किसी को, अगर हमें किसी ने निराश कर दिया तो मैं बद्दुआ दे दूँ कि जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, निराश होना, धक्के खाना तो हजारों जगह पे लिखा होता है, तो ऐसा नहीं करें। इसकी वजह से मैंने जाकर सपा ज्वाइन किया। मैं उसी वजह से गई सपा, क्योंकि उस किन्नर ने ऐसा शब्द बोल दिया था। अच्छा, जो किन्नर संगठन की अध्यक्ष थी, नाम नहीं लेते हैं, सभी को मालूम है, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोला जिससे आप हर्ट हुई, बद्दुआ दिया किसी को। और आपने अगर इसको बात किया होगा बीजेपी के ऊपर लोगों से तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो मजबूर होके आपको सपा में आना पड़ा। अब ऐसे भी सपा में क्या हुआ है, मुलायम सिंह जी थे हमारे नेताजी, वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा किन्नरों की मदद करते। जब उनकी सरकार 12 में थी तो उन्होंने बहुत मदद की थी किन्नरों की। तब तो मैं पार्टी से उतना खास जुड़ी भी नहीं थी, मैं थोड़ी जुड़ी थी। मैं पहले भी शुरू में 2012 में नगर अध्यक्ष बनी थी सांस्कृतिक क्या प्रकोष्ठ बनी की। आप जब दोबारा जुड़ी? दोबारा जब मैं जुड़ी हूँ तो मैं प्रदेश अध्यक्ष किन्नर की बनी, किन्नर गठन की। अच्छा, किन्नर सभा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे अखिलेश भैया ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, हमारे नेताजी ने भी बहुत बड़ा सम्मान दिया। मतलब देखिए, इस पार्ट, आप एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आप बीजेपी सरकार के अंदर ये देख लीजिए कि किन्नर गठन बना, ठीक है, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है? आप ये सोचिए। अगर महिला गठन बनता है तो महिला अध्यक्ष होती ना, किन्नर गठन बना तो किन्नर अध्यक्ष होना, उसमें पुरुषों का क्या काम है? सही बात है। उसमें बताइए, अध्यक्ष पद तो है ही नहीं, अध्यक्ष पद उस पार्टी के अंदर है ही नहीं। उसमें तो सिर्फ है उपाध्यक्ष, सचिव, ये तो सब। भाई अध्यक्ष पद कहाँ चला गया हमारी समाजवादी के अंदर? ये राजनीतिक बातें हैं और आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, तो लाजमी है कि ये बातें आएंगी। तो सपा में आपने ज्वाइन किया, सपा के साथ आप जुड़ के काम कर रही हैं, लेकिन फिर वही वाला सवाल आपसे दोहराता हूँ, क्योंकि आपसे बहुत बात करना है, एक एपिसोड में समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता भी नहीं कि आपकी पूरी बात इस एपिसोड में हम लोग करें। आपको दोबारा बुलाने का मन है, दोबारा लोगों से मिलाने का मन है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बहुत सी स्टोरी बाकी है। जो हमने बंदूक की बात की थी, अभी तो बंदूक आया ही नहीं पायल जी की कहानी में। बंदूक आएगा, अभी तो घुंघरू आया है। जब तक बंदूक नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। और पायल जी की हम लोग दोबारा बुलाएंगे और पायल जी से बात करेंगे बंदूक की। नमस्कार दर्शकों, आज के लिए इतना ही। शब्द रंग की ओर से आप सभी को प्रणाम।